हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध प्रक्रिया। प्रबंध प्रक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रबंध का मीनिंग पढ़ा था, परिभाषाएं पढ़ी थी, अवधारणाएं हमने स्टडी की थी, अवधारणाओं के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था, और विशेषताएं, महत्व के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हम पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम प्रबंध प्रक्रिया पढ़ेंगे। प्रबंध प्रक्रिया देखिए, कई प्रबंधकों का ऐसा मत है कि प्रबंध अंतर संबंधित कार्यों की एक प्रक्रिया है। अंतर संबंधित मतलब जो को रिलेटेड कार्य होते हैं आपस में, प्रबंध के जो आंतरिक कार्य होते हैं वो अंतर संबंधित जो होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उन कार्यों की एक प्रक्रिया है। सभी प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन सभी कार्यों को करते हैं और करना भी पड़ता है। और इतना ही नहीं, जो प्रबंधकों को अपने कार्यकारी जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वाह भी करना पड़ता है अपनी कुशलता दिखाने के लिए, और इन सभी कार्यों को करने के लिए एक एक्स्ट्रा कौशल की आवश्यकता पड़ती है, कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंध प्रक्रिया जो है बहुत ही आवश्यक है कोई भी प्रबंधक को करने के लिए, बहुत ही अनिवार्य कार्य है। तो प्रबंध प्रक्रिया होती क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या होता है इसका। प्रबंध प्रक्रिया देखिए, स्टोनर ने परिभाषा दी है, मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ये स्टोनर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ स्टोनर आप लिख लें, स्टोनर की परिभाषा है, या फिर मैं बोलती हूँ आप लिखें। स्टोनर के अनुसार प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। क्या है? प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। ये स्टोनर की डेफिनेशन है। कुल मिलाकर के क्या हो गया? प्रक्रिया क्या है? कार्य होते हैं। कार्य कौन से होते हैं? प्रबंध के कार्य होते हैं, प्रबंध की कार्य होते हैं, उनको हम नीचे पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट में। तो उन कार्यों को व्यवस्थित एवं संगठित रूप से करने की एक विधि है प्रबंध की कार्य। तो समझ में आ गया कि प्रक्रिया किसे कहते हैं? कार्यों को व्यवस्थित करने की विधि प्रक्रिया कहलाती है, प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। इसी तरह प्रबंध की कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने की जो विधि होती है वो प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रबंध प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं, वो कौन कौन से चरण होते हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। नियोजन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये पढ़े उससे पहले मैं बता दूं, प्रबंध प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और यह कार्यों की एक प्रक्रिया है। जैसा कि इसमें आ गया कि प्रक्रिया क्या है, कार्यों की एक प्रक्रिया है, तथा इस एकीकृत रूप से इस प्रक्रिया को किया जाता है, इन सबको संगठित करके और कार्यों को किया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है, प्रबंध प्रक्रिया जो है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि समाज के ही साधनों से समाज के लिए की जाने वाला कार्य है प्रबंध की कार्य। गतिशील प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं भी बहुत से निकल के आती है। प्रबंध को सभी जगह अपनाया जाता है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप छोटा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मंदिर, मस्जिद, घर, बाहर, ऑफिस, कार्यालय, कुछ भी हो, सब जगह प्रबंध अपनाया जाता है, तभी कार्य सफलतापूर्वक हो पाता है। तो इस तरह से प्रबंध जो है की विशेषता मैंने आपको एक बार रफली बता दी है। अब हम चरण प्रक्रिया पढ़ेंगे। पहला चरण जो आता है वो नियोजन आता है। नियोजन किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक प्रबंधक अपने कार्य का श्री गणेश नियोजन से ही करता है। कोई भी कार्य हो, प्रबंधक ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जब कार्य शुरू करता है तो पहले प्लान करता ही करता है। जब नियोजन से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो प्रबंधक भी क्या करता है? सबसे पहले नियोजन करता है। नियोजन में कई घटक होते हैं जिसको ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं, नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है, कार्यविधियां निर्धारित करनी पड़ती है, प्राविधियां, नियम, बजट, व्यूह रचना, कार्यक्रम आदि बनाए जाते हैं। तो ये जो घटक हैं, उन घटकों को ध्यान में रखते हुए नियोजन किया जाता है। सेकंड स्टेप इसकी आती है संगठन। संगठन ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रबंधक संस्था के सभी भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग करता है। संगठन वह कार्य है जो जिसमें प्रबंधक जो है मानवीय संसाधन कौन हो गए? कर्मचारी हो गए, और जो अधिकारी और अधीनस्थ होते हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाता है, तथा कर्मचारियों से को कार्य का विभाजन करता है। संगठन में कर्मचारियों को कार्यों का विभाजन किया जाता है। कार्यों का विभाजन करने के बाद में देखिए तीसरा चरण आता है निर्देशन। अब कार्य तो डिवाइड कर दिया, किसको? कर्मचारियों को, और अब उन कार्यों को किस तरह से करना है वो निर्देशन देगा, डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन या निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है।
मनोबल बढ़ाता है, अभिप्रेरणा देता है, पर्यवेक्षण करता है, नेतृत्व करता है। निर्देशन के ये तत्व हैं। निर्देशन के कई क्रियाएं होती हैं निर्देशन के अंतर्गत भी। यह बहुत ही व्यापक शब्द है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमारे ये सारे चैप्टर हैं अलग अलग। नियोजन का अलग चैप्टर है, संगठन का अलग है, निर्देशन का अलग है। लेकिन अभी प्रबंध प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो प्रबंध प्रक्रिया में प्रक्रिया के चरण जो है हमको इसी तरह से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियंत्रण किसे कहते हैं। देखिए, नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का ऐसा चरण है जिसमें प्रबंधक का क्या करता है, अपने कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण करता है। जब कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण कैसे कर सकेगा, उसको 3 चीजें देखो निर्धारित करनी पड़ती है। पहली चीज है प्रमाप निर्धारित करना, क्योंकि नियंत्रण कब करेगा, जब वो डिसाइड करेगा कि कर्मचारियों को कितना काम करना है, तो वो प्रमाप निर्धारित करेगा। बाद में उन प्रमापित कार्यों का मूल्यांकन करेगा। जो उनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं, कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, उनका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के बाद में अगर कोई कमी या कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो उन क्रियाओं में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो ये चारों पॉइंट जो हैं प्रबंध कार्य के, प्रबंध क्रिया के प्रमुख कार्य आ जाते हैं, चरण आ जाते हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। अब देखिए, समन्वय को हमने इसमें इंक्लूड जरूर किया है 5th पॉइंट में। समन्वय को हम कार्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रबंध का सार जरूर कह सकते हैं। ये समन्वय जो है क्या है, प्रबंध का सार है। ये सार क्यों है कि ये सारी जो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारी क्रियाएं हैं। इन सभी में समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक प्रबंध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है, प्रबंध की आत्मा कहा जाता है। कुंज ने का इसके बारे में, कुंज और टेरी ने भी इसके बारे में समर्थन किया है, और समर्थन करते हुए वो कहते हैं कि समन्वय को सभी प्रबंधकीय कार्यों का सार एवं परिणाम वो मानते हैं। तो जब तक समन्वय नहीं होगा, प्रबंधकीय प्रयासों से परिणामों की आशा करना क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसलिए समन्वय जो है प्रबंध का सार कहा जाता है। इसका एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, इसके बारे में समझाइए। इसको हम नेक्स्ट में मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम लेते हैं अन्य कार्य कौन कौन से आते हैं। तो मेन कार्य हो गए, देखिए साथ के साथ ही में, इन्हीं के साथ में और कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे ले लीजिए आप निर्णय। अब निर्णयन किसका करना पड़ता है, प्रबंधक को। प्रबंधक को सबसे पहला काम ही निर्णयन करना पड़ता है। उसको हर क्षेत्र में निर्णय लेने पड़ते हैं। नियोजन कैसे करना है, उसका निर्णय लेना है। संगठन में किन किन व्यक्तियों को लेना है, उसका निर्णय लेना पड़ता है। निर्देशन में किस तरीके से करना है, निर्देशन किस तरह से देना है, मनोबल किसका बढ़ाना है, तो उसका निर्णय भी, और नियंत्रण का निर्णय भी। तो ये सारी चीजों का प्रबंध को क्या करना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है। फिर है नियुक्ति करना, स्टाफ की नियुक्ति करना, वो संगठन में आ जाता है। आपको नव प्रवर्तन करना। देखिए, एक ही कार्य, प्रबंध प्रक्रिया जो क्या है हमेशा चलती रहती है, तो चलती रहती है तो वो एक ही कार्य तो हमेशा नहीं होगा, परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जब तक नव प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी फर्म, कंपनी या कोई भी संस्था विकास की ओर नहीं बढ़ सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है, ख्याति प्राप्त नहीं कर सकती है। जो जितना नव प्रवर्तन करेगा उतना उसको गुडविल मिलेगी, चेंज आएगा, क्योंकि परिवर्तन सभी चाहते हैं। तो परिवर्तन के लिए नव प्रवर्तन करना अनिवार्य होता है। प्रतिनिधित्व, प्रबंधक का मुख्य कार्य और क्या है, प्रतिनिधित्व करना है। प्रतिनिधित्व करने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्तमान युग में जो है प्रत्येक संस्था वातावरण की प्रणाली है। वातावरण में कई सारी चीजें आ जाती है। देखिए, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण, और आंतरिक और बाहरी वातावरण के बहुत सारे घटक हैं। उन घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक को क्या करना पड़ता है, प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। और अनेक संस्थाओं, सरकारी समितियां हैं, व्यापारिक संघ हैं, वो सारे के सारे जो है वो सभी प्रभावित होती हैं इससे, वातावरण से। इसीलिए प्रबंधक को उचित प्रतिनिधित्व करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये कार्य हमने पढ़ लिए हैं, एक के बाद एक कार्य को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए प्रबंधकीय कार्यों का सापेक्षित महत्व। किस किस स्तर पे कौन कौन सा महत्व होता है, स्तर कौन कौन से होते हैं। देखिए, उच्च प्रबंधक भी होता है, मध्यवर्ती प्रबंधक भी होता है, प्रथम पंक्ति प्रबंधक भी होता है। तो ये प्रबंधक अपने कार्यों को, ये जो इस प्रबंधकीय प्रक्रिया के जो कार्य हैं उनको कितना कितना समय किस किस को देते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक चार्ट बनाया है, मैं बता देती हूँ आपको। उस चार्ट को हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला चार्ट जो है ये आ जाता है। पहला जो है हम लेते हैं उच्च प्रबंधक। उच्च प्रबंधक किस तरह से काम करता है, कितना समय किसको देता है,
जो प्रबंधकीय स्तर हैं वो हमने 3 स्तरों में विभाजित किया है। ये उच्च प्रबंधक के लिए है, ये मध्यवर्ती प्रबंधक के लिए चार्ट है और यह प्रथम पंक्ति प्रबंधक के लिए चार्ट है। उच्च प्रबंधक देखिए, जो अपना समय होता है वितरण कैसे करता है, जो अपना समय होता है वो 35% किस में देता है, प्लानिंग पर देता है। ठीक है, 35% प्लानिंग पर देता है, 20% संगठन पर देता है, नियोजन 35%, संगठन 20%, नियंत्रण पर कितना टाइम देता है, 10%, निर्देशन है ना, नेतृत्व, निर्देशन का मतलब क्या हो गया, नेतृत्व। नेतृत्व का यहाँ लिखा है मैंने, इस निर्देशन में नेतृत्व इंक्लूड होता है, तो उस पर कितना टाइम देता है, 15%। परिवर्तन पर कितना देता है, 20%। परिवर्तन देखिए, नव प्रवर्तन के लिए परिवर्तन करने ही होते हैं, तभी कोई संस्था आगे बढ़ती है और ख्याति प्राप्त करती है। तो परिवर्तन पर कितना टाइम देता है, 20%। कौन देता है, उच्च प्रबंधक। उच्च प्रबंधक का काम ये है। और नियंत्रण पर कितना टाइम देता है, 10%। तो नियंत्रण, उच्च प्रबंधक का जो नियंत्रण का कार्य है वह बहुत कम होता है। सबसे मेन काम जो होता है उच्च प्रबंधक का वो क्या होता है, नियोजन होता है। देखिए दूसरा पॉइंट जो है हम लेते हैं मध्यवर्ती प्रबंधक। मध्यवर्ती प्रबंधक क्या करता है, 40% टाइम, अपने टाइम का जो 40% है वो किस में देता है, नेतृत्व पे देता है। तो मेन कार्य इसका क्या हो गया, मध्यवर्ती प्रबंधक का डायरेक्शन देना। किसको डायरेक्शन देना, जो स्टाफ है जिसकी नियुक्ति की गई है, जो संगठन बनाए गए हैं, जिनको डिवाइड किया था हमने, संगठन ऊपर पढ़ा था, जो कामों को बांटा गया था, तो 40% काम जो है, समय जो है वो किसको देता है, नेतृत्व पे देता है। उसके बाद में 25% संगठन पे देता है। नेतृत्व किसका किया जाएगा, संगठन का ही किया जाएगा। और 15% नियोजन पे देता है, क्योंकि संगठन को कैसे काम करवाना उसका भी प्लान करना पड़ता है। तो 15% नियोजन पे देता है, 10% परिवर्तन पर देता है और नियंत्रण पर भी 10% देता है। तो ये तो मुख्य कार्य इसका क्या हो गया, मध्यवर्ती प्रबंधक का नेतृत्व करना। अब लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लेते हैं प्रथम पंक्ति प्रबंधक। प्रथम पंक्ति प्रबंधक क्या करता है, 55% नेतृत्व पे देता है। मेन काम जो इसका है वो नेतृत्व करना ही होता है। प्रथम पंक्ति प्रबंधक का वो नेतृत्व करने के लिए 15% टाइम नियोजन पे देता है, प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद में ही क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो सबसे पहले वो प्लान बनाएगा कि कैसे डायरेक्शन देना है, वो 15% टाइम प्लानिंग पे देगा, फिर वो नेतृत्व करेगा और 5% परिवर्तन पे देगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। और ये किसके अनुसार है, HL मिंचबर्ग के अनुसार दिया गया है। थैंक यू।